नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट पढ़ा रही हूँ, जिसमें मैं आपको नॉन कॉर्डेड पैरासाइटोलॉजी एंड इकोनॉमिक जूलॉजी पढ़ा रही हूँ। उसमें मैं आपको इकोनॉमिक जूलॉजी के पार्ट सब पढ़ा रही हूँ, जिसमें हम एपीकल्चर का कवर कर रहे थे। तो एपीकल्चर में हमने इसका हाफ पार्ट कवर कर लिया था। आज हम इसमें कवर करेंगे इसके हाफ पार्ट को, जिसमें मेथड्स और इसके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और इन नोट्स की अगर आपको पीडीएफ चाहिए और या कोई भी आपको क्वेरी या प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपीकल्चर का तो मैंने बताया था आपको कि क्या होता है, जिसमें हम हनी का कल्चर करते हैं। ठीक है, हनी जो होती है यानी कि जिसे मधुमक्खी भी बोला जाता है, उसका कल्चर यानी कि होल प्रोसेस जो हनी का है, उसमें क्या करते हैं, हम हनी को कल्चर करते हैं। ठीक है, अब इसके भी मेथड्स हैं कि किस तरीके से हम कल्चर कर सकते हैं। मेथड्स में आता है कि उसके छत्ते जो हैं, मधुमक्खी के छत्ते किस तरीके से प्रिपेयर किए जाएं कि उनसे मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो है मधु या हनी एक्सट्रैक्ट किया जाए, निकाला जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी कई मेथड्स हैं, एंडोजेनस मेथड, एक्सोजेनस मेथड। तो एंडोजेनस मेथड्स पहले हम जानेंगे। ठीक है, इसमें मेनली दो तरीके के छत्ते बनाए जाते हैं। मेनली टू टाइप्स ऑफ हाइव्स इन मेड इज मेड इन दीज टाइप ऑफ मेथड्स। ठीक है, पहला है वॉल या फिक्स्ड हाइव्स। ठीक है, जो वॉल पे बना जाते हैं, दीवालों पे आपने छत्ते लगे देखे होंगे। कई सारे पुराने घर जो होते हैं जहाँ पे लोग ज़्यादा नहीं रहते हैं या रहते भी हैं, तो वहाँ पे दीवालों पे छत्ते लग जाते हैं। ठीक है, ये किस तरीके के हाइव होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ हाइव्स आर कंस्ट्रक्टेड बाय हनी बी ऑन द वॉल्स और ट्री। ठीक है, वॉल्स या ट्री ट्विग पे ये क्या होते हैं, बनते हैं। द हाइव्स आर ओपन ऑन वन साइड फॉर द एंट्री ऑफ द हनी बी। ये क्या होते हैं, ये छत्ते जो मैंने छत्ते का शेप आपको दिखाया था कल। ठीक है, उसमें कुछ इस तरीके से हेक्सागोनली सारे क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इस हेक्सागोनल शेप में एक तरफ का सिरा क्या होता है, पीछे से तो क्या होते हैं, ये पूरा पैक्ड होते हैं। आप सबने देखा होगा पीछे से पूरा सील्डेड टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन आगे से ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं, जिससे इसमें हनी आती जाती रहती है। एंट्री के लिए उनके क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इस तरीके के हाइव को वॉल और फिक्स्ड हाइव्स बोला जाता है। ठीक है, दूसरे आते हैं आपके मूवेबल हाइव्स। ठीक है, मूवेबल हाइव्स की बात की जाए, दीज आर मेड ईदर इन वुडन बॉक्सेस और इन अर्दन पॉट्स। ठीक है, वुडन बॉक्सेस या अर्दन पॉट्स जो होते हैं, लकड़ी के बक्से या पॉट्स जो होते हैं, उनमें ये बनाए जाते हैं। ठीक है, और ये हाइव्स दोनों तरफ से ओपन होते हैं। बोथ एंड्स मतलब आगे और पीछे दोनों तरीके से, दोनों तरफ से ये क्या होते हैं, ओपन होते हैं। इनको किसी भी ओपन कॉर्नर ऑफ हाउस में आप रख सकते हैं। ठीक है, हनी बी कम इन स्वार्म एंड सेटल इन द दीज हाइव्स। स्वार्मिंग के टाइम पे अपने ये आएंगी और क्या होगा कि सेटल डाउन इसमें हो जाएंगी। ठीक है, आप इसको कहीं भी रख सकते हैं। इसमें दोनों तरफ से छत्ते में हनी भी आएंगी, जबकि जो पहला आपने पढ़ा था वो सिर्फ एक एंड से ओपन था, जिसमें सिर्फ एक तरफ से एंट्री थी, दूसरी तरफ से वो सील्डेड था। बात करेंगे दूसरे तरीके के हाइव्स की। उससे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ हनी के बारे में हम बात करेंगे कि हनी को निकाला कैसे जाता है। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, मैं इसको इस तरीके से बताती हूँ कि जो छत्ते होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, उनके आस-पास के एरिया में जलाया जाता है। कुछ भी बर्न फायर, जैसे कि गाँव में पुआल वगैरह मिलते हैं या लकड़ी हो गई, कुछ भी जलाया जाता है। ठीक है, जिससे उसका जो फायर होता है, उसकी वजह से नाइट के टाइम में या डे टाइम में, जब भी सूटेबल टाइम हो, ठीक है, उस टाइम पे वो फायर जलाया जाता है। स्मोक की वजह से क्या होती हैं, सारी मधुमक्खियाँ क्या होती हैं, आप सबको पता होगा कि स्मोक की वजह से उनमें इरिटेशन होता है, जिसकी वजह से वो क्या होती हैं, अपने छत्ते से भाग जाती हैं। ठीक है, उसके बाद उस छत्ते को लेके स्क्यूज़ किया जाता है। स्क्यूज़ करने का मतलब एक तरीके से कहते हैं निचोड़ना। जैसे कपड़े को आप डालने से पहले उसका पानी निकालने के लिए स्क्यूज़ करते हैं, निचोड़ते हैं, उसी तरीके से छत्ते को निचोड़ा जाता है और उसको क्या किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है। यहाँ पे वही सारी चीज़ें क्या हैं, आपको डिटेल में बताई गई हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप अपना नोट्स प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, अब इसके कुछ ड्रॉबैक भी हैं, मतलब आप कह सकते हैं एक तरीके से इसके कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं कि इस तरीके के हनी जो एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें क्या होता है, कंटामिनेशन यानी कि प्रदूषण या दूषित कह सकते हैं आप, पॉलन ग्रेन यज्ञ या लार्वा के यज्ञ जो हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं।
ये लार्वा और यग इसमें क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जो छत्ते में रहते हैं उसकी वजह से क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, सच हाइव्स आर ऑफन डिस्ट्रॉयड बाय रैट, आंट, वास्प एंड मंकी। इस तरीके के हाइव को मंकी हो गए, वास्प हो गए और आंट्स हो गई, चींटियाँ वगैरह, ये सब क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो इस तरीके के हाइव्स के जो हैं ड्रॉबैक भी हैं, कुछ इनके नुकसान भी हैं। ठीक है, तो इस वजह से अब दूसरे तरीके का एक मॉडर्न मेथड हम लोग पढ़ते हैं एपीकल्चर में, जिसमें मॉडर्न मूवेबल हाइव और दूसरे तरीके की हाइव्स आती हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इस तरीके से इसमें क्या होता है। ठीक है, मॉडर्न मूवेबल हाइव की बात की जाए तो ये दिखता कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं, ये एक उसमें नहीं आएगा, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। ठीक है, टिपिकल मूवेबल हाइव कुछ इस तरीके से ये दिखते हैं। ठीक है, इनकी बात करेंगे किस तरीके से क्या चीज़ें इनमें पाई जाती हैं। तो ये जो हाइव होती हैं, इनमें क्या होता है, छत्ते जो होते हैं, इट हैज़ अ बेसल स्टैंड, नीचे की तरफ एक स्टैंड पाया जाता है। अबव दिस स्टैंड इज अ बॉटम बोर्ड, एक बॉटम बोर्ड पाया जाता है इस स्टैंड के ऊपर, विच हैज़ 2 गेट इन फ्रंट, जिसमें 2 गेट पाए जाते हैं फ्रंट में। ठीक है, 1 गेट इज़ फॉर एंट्रेंस ऑफ बी, पहला गेट होता है हनी बी के एंट्रेंस के लिए और दूसरा उनके एग्जिट के लिए होता है, कैसे बाहर निकलेंगे। ठीक है, देयर इज़ अ ब्रॉड चैम्बर अबव द, ये देख सकते हैं इस तरीके से नीचे बॉटम स्टैंड पाया जा रहा है। ठीक है, ये स्टैंड पाए जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे फिर नीचे की तरफ बॉटम स्टैंड पाए जा रहे हैं और इसी बॉटम स्टैंड में क्या पाए जाते हैं, एंट्री और एग्जिट के लिए 2 चैम्बर पाए जाते हैं, ऊपर ब्रॉड चैम्बर, सुपर और इनर कॉर्नर कवर और टॉप कवर, इस तरीके से ये पाए जाते हैं। ठीक है, बॉटम बोर्ड होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इट हैज़ 5 to 10 फ्रेम्स एंड ईच फ्रेम हैज़ हेक्सागोनल फ्रेम हैंगिंग विथ वायर। ठीक है, यहाँ पे 5 से 10 फ्रेम की लेयर पाई जाती है और वो शेप में कैसे होते हैं, हेक्सागोनल होते हैं। ठीक है, हेक्सागोनल का मतलब 6 रोज 6 लाइन्स पाई जाएंगी उसमें, हेक्सागोनल शेप भी होते हैं। दीज आर कवर्ड विथ वैक्स, और ये किससे कवर्ड होते हैं, वैक्स जो होते हैं, जो हनी सिक्रीट करती है वैक्स, उससे ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं। बीज स्टार्ट मेकिंग वेल अबव द मार्जिन ऑफ एवरी हेक्सागोनल फ्रेम। ठीक है, ये क्या करते हैं, वॉल बनाना शुरू कर देते हैं मार्जिन पे हर हेक्सागोनल फ्रेम की। ठीक है, ईच वैक्स लेयर इज कॉल्ड कॉम्ब फाउंडेशन, और इस वैक्स लेयर को क्या कहा जाता है, कॉम्ब फाउंडेशन कहा जाता है। एबव ब्रूट चैम्बर अनदर चैम्बर, जिसको कि सुपर चैम्बर कहा जाता है, जैसा कि डायग्राम में आपने देखा। इन एडिशन देयर आर इनर कवर एंड टॉप कवर, उनके एडिशन में एक इनर कवर और एक टॉप कवर होता है, जिससे कि प्रॉपर वेंटिलेशन हो, उसमें हवा अच्छे से पास हो सके, उनके प्रोटेक्शन के लिए, अच्छे से रेन वगैरह में पानी ना जाए उनमें। और ये जिंक सीट की बनी होती है। ठीक है, जिंक सीट क्या होता है, इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब इनमें हनी का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है ये देखेंगे। हनी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, यूज़ फॉर हनी एक्सट्रैक्शन, इट फंक्शन ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का आप सबने नाम सुना होगा या आप सबने लैब में अपने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ये एक मशीन होती है जिसमें किसी भी चीज़ को, जैसे लिक्विड मटेरियल है उसमें कोई चीज़ मिक्स है, सॉलिड मिक्स है, ठीक है, उसको मशीन को चलाया जाता है, वो खूब देर तक चलती है, उसके बाद एक्सट्रैक्ट निकालती है। ठीक है, उस मशीन से क्या होता है, एक्सट्रैक्ट जो ज़रूरी चीज़ होता है वो नीचे जम जाता है, उसको निकाल दिया जाता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन की टेक्निक पे ये क्या होती है, चलती है, जहाँ पे फोर्स किया जाता है, कॉम सेंट्रीफ्यूज होता है एक्सट्रैक्टर के द्वारा, और प्योर हनी जो है थ्रो आउट विदाउट हार्मिंग द कॉम, इसमें कॉम को बिना हार्म किए एक्सट्रैक्टर में उसको रख दिया जाता है और सेंट्रीफ्यूज किया जाता है। सेंट्रीफ्यूज होने के बाद सारा हनी बाहर निकाल दिया जाता है और कॉम जो होता है, छत्ता जो होता है, वो वैसा का वैसा ही पड़ा रहता है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता, उसमें कोई हार्म नहीं होता है। अब हम बात करेंगे एपीकल्चर के प्रोडक्ट्स की, क्या क्या आते हैं, जैसे हनी और बी वैक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो पहले हम जानेंगे हनी के बारे में। ठीक है, चीफ प्रोडक्ट इनके क्या हैं, हनी है, बी वैक्स है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, पहला है हनी। तो इट इज़ एन इंसेक्ट प्रोडक्ट हैविंग हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू, ये एक इंसेक्ट प्रोडक्ट है जिसके पास बहुत ज़्यादा हाई न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है। इसमें क्या होता है, आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सब बहुत हाई क्वान्टिटी में पाया जाता है। टेस्ट में ये कैसा होता है, बहुत स्वीट होता है। ठीक है, ब्लैक, वाइट टू ब्लैक इन कलर होता है। इट इज़ शुगर रिच होता है, कंपाउंड कंटेन्स 40% शुगर, इसमें 40% शुगर होता है। इसमें जो है कंपोजिशन ऑफ लेविलोज पाया जाता है 38%, डेक्सट्रोज 2.28%, माल्टोज 8%, एंजाइम्स पाया जाता है, पिगमेंट्स पाए जाते हैं, ऐश पाए जाते हैं और वाटर 20% पाया जाता है। ये कुछ पिगमेंट हैं जो चीज़ें पाई जाती हैं।
इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की बात की जाए हनी को कि किस किस तरीके से इनका इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है, इकोनॉमिकली किस तरीके से आप इनको यूज़ कर सकते हैं, एज अ फूड, एज अ मेडिसिन, कई सारी तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हनी क्या होता है, रिच फूड होता है और मेडिसिन मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है। अब फूड की बात की जाए तो अबाउट 200 ग्राम ऑफ हनी इज सेड टू बी इक्विवेलेंट टू 9 लीटर ऑफ मिल्क और 1.7 kg बटर और 330 ग्राम्स ऑफ मीट। सोच लीजिए 200 ग्राम, 200 ग्राम अगर आप हनी लेते हैं, एक ही दिन में खाने की बात नहीं की जा रही है, धीरे धीरे, वो किसके इक्विवेलेंट यानी कि किसके बराबर होता है, 9 लीटर ऑफ मिल्क के बराबर होता है, 1.6 kg बटर के बराबर होता है और 330 ग्राम मीट के बराबर होता है। इट्स शुगर एंड मिनरल्स वाइटमिन कैन ईजिली बी एसिमिलेटेड इनटू द बॉडी। इसके जो शुगर होते हैं, मिनरल होते हैं, वाइटामिन होते हैं, वो बॉडी में ईजिली क्या हो सकते हैं, एसिमिलेट हो सकते हैं, आप उसको अच्छे से एसिमिलेट कर सकते हैं। ये इट कैन बी यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक, ब्रेड एंड कैंडी। और इसका यूज़ केक बनाने में, ब्रेड बनाने में, कैंडीज़ बनाने में, आप जो कैंडीज़ खाते हैं, जो अच्छी क्वालिटी की कैंडीज़ होती हैं वो हनी से बनाई जाती हैं और वो आपके लिए बेनिफिशियल होती हैं। ठीक है, एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं इनका। अब एज अ मेडिसिन कैसे यूज़ करते हैं बात की जाए, हनी इज़ यूज्ड इन द यूनानी एंड आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट। इट कैन बी यूज्ड इन कफ, कोल्ड एंड फीवर। जो आप एलोपैथिक दवाएं लेते हैं उसमें तो नहीं उतना ज़्यादा, लेकिन यूनानी और आयुर्वेदिक, ठीक है, जो मेडिसिन है या जो कल्चर है उसमें जो है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर आपको कफ हो गया या कोल्ड है तो उसमें, फीवर वगैरह में, हनी आपको कुछ मिक्सचर के साथ, कई सारे मिक्सचर आते हैं आयुर्वेदिक दवाओं के, उसके साथ हनी के साथ मिला के आपको दिया जाता है, तो वो टेस्ट में भी स्वीट लगता है और खाने में भी अच्छा होता है और बेनिफिशियल भी होता है। इट प्योरीफाइज ब्लड एंड हेल्प इन द सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। ये ब्लड को प्योरीफाई भी करता है। प्योरीफिकेशन, अगर ब्लड में आपके कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो आप हनी ले सकते हैं, प्योरीफिकेशन में हेल्प करता है। हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस में हेल्प करता है। बाय यूजिंग हनी डिसेंट्री कैन ऑल्सो बी क्योर विद इन 48 आवर्स। ऐसा माना जाता है कि जो डिसेंट्री, अगर आपको लूज मोशन वगैरह हो गया है तो उसमें भी आप अगर हनी लेते हैं तो विद इन 48 आवर्स ये क्या करता है, क्योर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बी वैक्स। बी वैक्स क्या होता है, बी वैक्स येलोइश या ग्रेस कलर का क्या होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। ये क्या होता है, ये यूज़ किया जाता है किसमें, प्रिपरेशन में, कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स जो आप यूज़ करते हैं फेस पे लगाने के लिए, फेस क्रीम्स में, ऑइंटमेंट्स में, पॉलिशेज में, पेंट में, कार्बन पेपर में, इन सब में क्या होता है, इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, और लेबोरेटरी में एक माइक्रोटोमी करके एक प्रोसेस होता है, माइक्रोटोमी के प्रोसेस में भी बी वैक्स का यूज़ किया जाता है। जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे, एमएससी वगैरह करेंगे या बीएससी में भी जो बच्चे बायोकेमिस्ट्री वगैरह से पढ़ते हैं उनको माइक्रोटोमी कराई जाती है। ठीक है, तो माइक्रोटोमी में क्या होता है, बी वैक्स का ही यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करेंगे हम प्रिकॉशन की। एपीकल्चर के लिए प्रिकॉशंस क्या क्या लेनी चाहिए अगर आप एपीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए प्रिकॉशंस क्या है। ठीक है, तो इसके लिए प्रिकॉशंस है, द हाइव शुड बी नॉट बी मोर देन हाफ एन माइल अवे फ्रॉम द प्लेस वेयर द बीज हैव टू बी कलेक्ट द नेक्टर एंड पॉलन। ठीक है, अगर आप एपीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, और जो छत्ते बना रहे हैं तो नेक्टर जो है, नेक्टर जहाँ से वो मधुमक्खी कलेक्ट करेगी, ठीक है, उसका डिस्टेंस हाफ माइल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, छत्ता और जहाँ से नेक्टर कलेक्ट करेगी उसके बीच का डिस्टेंस हाफ माइल या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, द बॉक्सेस मस्ट बी केप्ट अंडर द शेड। जो बॉक्सेस हैं उनको छाँव के अंदर रखना चाहिए। द एपीकल्चर सेंटर शुड बी नियर द रोड फॉर प्रॉपर ट्रांसपोर्ट। और इनको रोड वगैरह के, सड़क वगैरह के किनारे पे ही थोड़ा बनाएं ताकि जब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प मिले उनके लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिले। फ्रेश वाटर रिसीवर शुड बी नियर द हाइव। ठीक है, फ्रेश वाटर, कोई फ्रेश वाटर का जो है सोर्स वहाँ के आस पास में क्या होता है, होना चाहिए। ठीक है, गुड फ्लोरा फॉर द नेक्टर एंड पॉलन कलेक्शन शुड बी नियर द हाइव। आपको मेक श्योर करना होगा कि जो हनी है वो अच्छे फ्लोरा के में आपके क्या आते हैं, फ्लोरा में आपके प्लांट्स आते हैं, प्लांट किंगडम को जो पूरा आता है उसको फ्लोरा बोला जाता है। फौना में आपके एनिमल्स आते हैं। तो फ्लोरा, आपको मेक श्योर करना होगा कि जो हनी है वो अच्छे से अच्छे फ्लोरा, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के फ्लोरा पे क्या करे, अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्लांट पे क्या करे,
फीड करे, ताकि जितना ही अच्छा वो नेक्टर कलेक्ट करेगी, पॉलन कलेक्ट करेगी, उतना ही अच्छा हनी प्रोड्यूस करेगी। तो ये सारी चीज़ें हमको मेक श्योर करनी होंगी। महीने होते हैं ड्यूरिंग द एपीकल्चर। तो ये आपका टोटल नोट है एपीकल्चर का, ठीक है। अगर आप सबकी रिक्वेस्ट होगी तो ज़रूर मैं इसे आपके टेलीग्राम पे सेंड करूँगी। इसके लिए आपको कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम सेक्शन में बोलना होगा, वहाँ मैं आपको ये नोट्स सेंड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।